फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन का 3 दिन के लिए भारत आना केवल एक हैंडशेक नहीं है, बल्कि एक इतिहास लिखा जा रहा है भारत के हक में। क्योंकि अब 36 नहीं, 26 नहीं, टोटल 176 राफेल भारत के आसमान में उड़ेंगे। राफेल के साथ हैमर मिसाइल भी बनाई जा रही है, जो पहाड़ी इलाकों में भी एकदम सटीक निशाना लगाता है। H-125 हेलीकॉप्टर भी अब भारत में ही बन रहा है, जो सियाचिन जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी सप्लाई और रेस्क्यू में मदद करेगा। इंडो पैसिफिक रीजन में भी फ्रांस और भारत मिलकर समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर भी भारत के इसी बढ़ते हुए कदम को डेडिकेटेड है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, न्यूज बहुत ज्यादा उड़ रही है हवा में, क्योंकि अभी इमानुएल मैक्रोन भारत की यात्रा पर है 3 दिन के लिए। और चूंकि फ्रांस के साथ हमारे बीच में कुछ रिश्ते खराब जरूर हुए थे, लेकिन अभी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो चुके हैं फ्रांस के साथ। तो अभी 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं इमानुएल मैक्रोन भारत, और नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात मुंबई में हुई है। अब ये फायदा क्या है, भारत को इससे क्या फायदा है? देखिए, फ्रांस को भी फायदा है, भारत को भी फायदा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत अपने आप को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देख रहा है, आने वाले भविष्य में ग्लोबल साउथ का लीडर तो ऑलरेडी बन ही चुका है। और अभी आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े समिट हैं, शिखर सम्मेलन है, भारत में ही हो रहे हैं। और भारत पहले डिफेंस इक्विपमेंट्स यानी कि हथियार खरीदता था, अब भारत हथियार बेच रहा है। तो यहां पे भारत की बढ़ती ताकत ये बताती है कि भारत से दोस्ती में फ्रांस का भी फायदा है, और ऑफ कोर्स भारत का भी फायदा है, क्योंकि फ्रांस और भारत जब दोनों मिल जाएंगे तो भारत की पहुंच यूरोपियन नेशंस तक भी इजीली पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इंडिया और फ्रांस का जो रिलेशनशिप था, उसको अपग्रेड कर दिया गया है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। यानी कि देखिए, फ्रांस पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो था भारत का, फ्रांस पहले स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत भारत का। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ठीक है, हम लोग आप लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो एग्रीमेंट करेंगे, व्यापार को लेकर के एग्रीमेंट कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, हम कुछ हद तक साथ दे सकते हैं, यानी कि व्यापारिक संबंध होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे क्या, अपग्रेड करके स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया गया है। यानी कि हर संभव क्षेत्र में भारत और फ्रांस अब एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। हर संभव क्षेत्र में, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो किसी देश के साथ भिड़ने का ही मामला क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे के साथ अब खड़े रहेंगे। इसके साथ इन लोगों ने टोटल अभी एग्रीमेंट 21 एग्रीमेंट साइन किए हैं। भाई साहब, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अगर रिश्ते को बढ़ाना है, जाहिर सी बात है, तो आपको ज्यादा एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। एक होता है ना दोस्त, एक होता है बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद होता है जान जाने जिगर जाने तमन्ना। तो ये जान जिगर जाने तमन्ना वाला रिलेशनशिप है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि भाई साहब, आखिर भारत कर क्या रहा है। एक तरफ अमेरिका से भी उसने टैरिफ कम करवा लिया, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के साथ भी रिश्ते बहुत बढ़िया बना रहा है। और यूरोपियन यूनियन का एक अहम पार्ट है, एक अहम मेंबर है फ्रांस, और फ्रांस के साथ तो रिश्ते बन ही रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया है 27 जनवरी 2026 को। यानी कि भारत हर जगह अपनी मुट्ठी कस रहा है, अपना शिकंजा कस रहा है, ताकि कहीं से उसको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी देखिए, तो इसके लिए यहाँ पे अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कितने 21 पॉइंट्स पर डिसीजन लिए गए हैं। और देखिए, किस किस फील्ड में, डिफेंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, टेक हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, हेल्थ हो गया, स्किल्स हो गया, ये तमाम तरीके की चीजों पर 21 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। और 3 दिन का दौरा अभी चल ही रहा है। और 3 दिन के दौरे में ग्लोबल एआई समिट, जो कि भारत में दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है, वहां पर भी इमानुएल मैक्रोन जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या है ये ग्लोबल स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आखिर क्या है ये, तो इसको इतना ही इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है, अखबार के पन्नों में बड़ा बड़ा क्यों आ रहा है भाई साहब, बड़ा बड़ा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, एक हाई लेवल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यानी कि आम रिश्तों से ऊपर उठ के इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे दोनों देश। ठीक है बच्चों, लॉन्ग टर्म डिफेंस कॉपरेशन, यानी कि रक्षा क्षेत्र में बहुत बहुत दूर तक की सोच रखा है इन लोगों ने। यानी कि रक्षा क्षेत्र में यहाँ पे एक दूसरे का ये लोग सपोर्ट करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का, इनोवेशन में, कोलैबोरेशन में। उसके बाद ये एक दूसरे को कमिट कर रहे हैं कि भैया, रूल ऑफ लॉ, मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी इसका मतलब क्या है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे। जैसे कि यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है, यूनिपोलर दुनिया क्या होती है, जिसमें कोई एक ताकत ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूनिपोलर बोला जाए तो
आज की डेट में यूएसए की बात करें, यूएसए यूनिपोलर बनना चाहता है कि भैया इकलौता मैं ही यहाँ पे शासन शासन करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सुपर पावर हूँ। और कुछ सालों मतलब 50-60 साल पहले चले आए, ठीक है, 70s के दशक में आसपास में, तो बाइपोलर हुआ करते थे, यूएसएसआर अलग था और यूएसए अलग था। लेकिन अभी क्या हो रहा है भाई साहब, नहीं, मल्टीपोलर बनाएंगे हम लोग यहाँ पर मिलकर। मल्टीपोलर का मतलब किसी एक कंट्री की पावर नहीं रहेगी, हर एक कंट्री के पास पावर रहेगी, और इसके लिए हम लोग रूल ऑफ लॉ बनाएंगे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी रूल है उन सबको फॉलो करेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये पूरा जो रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या दिखाता है कि भैया एक दूसरे में डीप, बहुत ही गहरा ट्रस्ट, बहुत ही गहरा भरोसा है भारत और फ्रांस के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये ओवरऑल जो पॉइंट दिखा रहा है कि भाई एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब एक आम दोस्ती, और स्पेशल ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं तो ये बहुत ही उम्दा, बहुत हाई लेवल की दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे, ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्पेशली डिफेंस की, क्योंकि देखिए डिफेंस एक ऐसी चीज है ना, अगर ये कमजोर होगी तो आपकी जो कंट्री है ना, वो ऑलरेडी किसी ना किसी के हाथों में जाने को तैयार रहेगी। डेफिनेटली आज देख लीजिए, वेनेजुएला की डिफेंस कमजोर था तो यूएसए कैसे भाई उनका राष्ट्रपति को उठा के लेके चला गया, कितनी बड़ी बात होगी। तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में दोनों एक दूसरे को किस लिए मदद कर रहे हैं। अभी देखिए डिफेंस में ना राफेल, ठीक है, राफेल की डील हुई है ना बच्चों, राफेल की डील हुई है। राफेल का आप लोगों ने देखा होगा कि 2016 में 36 राफेल की डील हुई थी, फिर 2025 में आप लोगों ने देखा 26 राफेल की डील हुई है, और अभी 114 राफेल की डील हुई है बच्चों, 114 राफेल की डील हुई है, जिसमें से 96 भारत में बनेंगे, भारत में बनेंगे, और जो 18 हैं वो आपका फ्रांस में बनेगा, ठीक है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। और इतने राफेल, जब पूरा रिसर्च में कर रहा था तो इतने राफेल खुद फ्रांस के पास भी नहीं है, फ्रांस मिल के हमारे साथ ये राफेल बनाएगी। तो अभी क्योंकि मैंने बताया ना 96 भारत में बनने वाले हैं, तो भारत को टोटल अभी ये 36, 26 और एक जो 114 मिला करके भारत के पास 176 राफेल हो जाएगा भाई साहब, सोचिए। तो इस हद तक फ्रांस भारत का सपोर्ट करने को तैयार है। और हो भी क्यों ना भाई साहब, भारत हमेशा में ही रहता है फ्रांस के, जब भी आप लोग देख लो तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं फ्रांस की मदद करने के लिए। अब देखिए डिफेंस एरोस्पेस कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। डिफेंस का मतलब रक्षा की बात कर लेंगे हम लोग, रक्षा, और एरोस्पेस का मतलब जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है, उसमें भी हम लोगों ने एग्रीमेंट किया एक दूसरे के साथ। तो देखिए यहाँ पे डिफेंस वाले सेक्टर में एक वहां की कंपनी है एयरबस, यानी कि एयरबस जो कंपनी है फ्रांस की, वो हमारे भारत के लिए बनाएगी H-125 हेलीकॉप्टर। कौन सा? H-125 हेलीकॉप्टर बनाएगी, ठीक है बच्चों, याद रखना। ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, यानी कि बहुत ही हल्का है वजन में, तो ऊंचाइयों पर, पहाड़ों में, सियाचिन जैसे एरिया में इसको हम इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो इंडिया और फ्रांस एक्सपैंड कर रहे हैं अपने डिफेंस टाइज को, यानी कि और भी ज्यादा हम लोग चीजें खरीद रहे हैं, एक दूसरे के साथ बना रहे हैं मिलकर के। तो आप देखो यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जैसे कि राफेल की बात कर, राफेल की मैंने आपको बता ही दिया, टोटल 176 राफेल अभी तक भारत को मिलने वाले हैं, 29 तक मिल जाएंगे, अभी तो खैर एग्रीमेंट हुआ है, ये 114 का एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है बच्चे, याद रखना। 36 और 26 तो मिल चुके, ये 114 का एग्रीमेंट हुआ है, तो टोटल 176, 28, 29 तक जाते हैं तो भारत के पास राफेल हो जाएंगे। तो सोचिए भारत की वायु शक्ति कितनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी, कितनी ज्यादा यहाँ पे बढ़ेगी। तो हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की भी बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सबमरीन की बात कर रहे हैं, हैमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक हैमर मिसाइल भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल का मतलब क्या होता है, ये राफेल के नीचे ही एक मिसाइल लगी रहेगी जो कि हवा से जमीन पे वार करेगी, हैमर मिसाइल। ये हैमर मिसाइल भी हम लोग भारत में ही बना रहे हैं, ठीक है। दो कंपनियां हैं, एक तो सैफरन है, याद रखना, एक सैफरन कंपनी है जो कि फ्रांस की कंपनी है, और भारत की कंपनी है बीईएल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये दोनों मिलकर के हैमर बना रहे हैं, हैमर, ठीक है बच्चों। हैमर का अगर फुल फॉर्म देख लेते हैं तो क्या है ये, हाईली, यानी कि हाई एजाइल, ठीक है बच्चों, हाई एजाइल, हाई एजाइल, ठीक है बच्चों, हाई एजाइल, हाई एजाइल, और मॉड्यूलर म्यूटेशन, मॉड्यूलर, ठीक है बच्चों, मॉड्यूलर म्यूटेशन, मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सपेंडेड, म्यूटेशन, म्यूटेशन ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों, म्यूटेशन, ठीक है बच्चों, म्यूटेशन एक्सपेंडेड रेंज, एक्सपेंडेड रेंज, ठीक है बच्चों, याद रखना, एक्सपेंडेड रेंज। ये क्या है भाई साहब, फुल फॉर्म है इस मिसाइल की, बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, गोला बारूद लेकर के जाएगा और भैया खुद फूट जाएगा दुश्मन के एरिया में जाकर के, ये फूटेगा और गोला दाबेगा दुश्मन के एरिया में जाकर के, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट वाली जो क्लास है ना, वो इस मिसाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो अभी जो सैफरन और जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मिलकर के ये मिसाइल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी H-125 हेलीकॉप्टर की मैंने बात की, ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने साइन किया है इनके क्या बोलते हैं फ्रांस के साथ। तो देखिए ये दोनों मिलकर के बनाएंगे, ठीक है। ये आप देखो एयरबस जो कंपनी है, ठीक है, एयरबस जो कंपनी है कहाँ की, तो फ्रांस की, ठीक है, वो भारत में मिलकर के बनाएगी, ठीक है, याद रखना। तो फाइनल असेंबली लाइन, ठीक है, जो फाइनल क्या होता है ना, कुछ पार्ट्स बनेंगे फ्रांस में, कुछ पार्ट्स बनेंगे भारत में, तो इसका जो 60% पार्ट्स है ना बच्चों, 60% पार्ट्स हैं वो भारत के रहेंगे और 40% पार्ट्स फ्रांस के रहेंगे। लेकिन जो फाइनल असेंबली होगी ना वो हमारे फ्रांस भारत के अंदर में ही होगी, ठीक है। और कहां पे होगी, कर्नाटका में एक जगह है, ठीक है, याद रखना, वेमगल, कर्नाटका में एक जगह है वेमगल, यहाँ पे उद्घाटन ऑलरेडी हो चुका है इस प्लांट का। और एयरबस के साथ कौन सा कौन सी कंपनी, तो टाटा, ठीक है बच्चों, टाटा ग्रुप। तो टाटा और जो एयरबस मिलकर के क्या बनाएंगे भाई साहब, तो H-125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे यहाँ पे। क्लियर बच्चों, यहाँ पे याद रखना। अब ये जो हेलीकॉप्टर होगा क्या रहेगा, वेरी 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 हाई एल्टीट्यूड तक जा सकता है, बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। और ऊंचाई तक क्यों जा सकता है, क्योंकि लाइट वेट है, ठीक है, याद रखना, ये लाइट वेट है। लाइट वेट, लाइट वेट मतलब बहुत ही हल्का, बहुत ही हल्का है ये। तो ये कहीं पर भी ऊंचा ऊंचा जा सकता है, हल्का तभी उड़ सकता है, इसमें लाइट एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया, लाइट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, तो कहीं पर भी ऊंचे ऊंचे ये उड़ान भर सकता है, ठीक है बच्चों। इससे देखो हमारा मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पहले हम लोग भैया इंपोर्ट किया करते थे, पहले भारत जो है इंपोर्ट किया करता था, इंपोर्ट यानी कि आयात किया करता था, लेकिन आज की डेट में भारत भाई साहब एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे देशों को हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक प्रचंड हेलीकॉप्टर जो हम लोगों ने बनाया था वो एक्सपोर्ट किया हमने। तो ये बहुत सारे ऐसे हथियार हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग जो हथियारों का जो एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं, कई एग्जीबिशन लगा चुके हैं, जिसमें दूर दूर के जो बहुत सारे जो देश वो है जो कि टेक्नोलॉजी नहीं बना पा रहे हैं रक्षा के लिए, वो सारे के सारे देश आ रहे हैं और उस डिफेंस एक्सपो में भाग लेते हैं, आते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनको जो हथियार पसंद आता है हथियार खरीद के ले जाते हैं भाई साहब। तो यहाँ पे भारत का जो एक विजन दिखाई दे रहा है आत्मनिर्भर भारत बनने का, वो साफ क्लियर नजर आ रहा है। और हम डेवलप नेशन बनने की बात कर रहे हैं 2047 तक, वो भी साफ नजर आ रहा है। अब देख ले टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इनोवेशन यानी कि नवाचार, नई नई टेक्नोलॉजी खोजने को इनोवेशन कहते हैं, ठीक है। और कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जॉइंट इंस्टीट्यूशंस खोले जाने की बात हो रही है, दोनों साथ में मिलकर के जॉइंट इंस्टीट्यूशन खोलेंगे। किस तरीके का इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, इंडो फ्रेंच यानी कि इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर के, ठीक है, सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ, हेल्थ में यानी कि जैसे कि एआई की जो मशीनें हैं वो हमारे एक्यूरेटली चेक कर सकती हैं, हमारे नब्ज देख के बता सकती हैं, या फिर जो कैंसर डिटेक्शन, कैंसर के जो डिटेक्ट करने की जो मशीनें अभी बनाई जा रही हैं, जो बीमारियों को खोजने की मशीनें बनाई जा रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के की हेल्प से बनाई जाएंगी। तो इसमें भारत और फ्रांस फ्रांस दोनों मिलकर के साथ में जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, यानी कि जॉइंट वेंचर का मतलब है साथ में मिलकर के काम करना। उसके बाद यहाँ पे सेंटर फॉर डिजिटल साइंस टेक्नोलॉजी, डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो मोबाइल मोबाइल ये सब आप इस्तेमाल करो ना, इस फील्ड में भी हम लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के काम करने वाले हैं। उसके बाद नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉट्स, ठीक है, एरोनॉट्स के फील्ड में हम लोग बात करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों देश मिल करके बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं कि भैया एरोस्पेस की बात कर ले अगर हम लोग, ठीक है, स्पेस में जाने वगैरह की बात कर ले, तो दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ रिसर्च की बात कर रहे हैं। यानी कि आप देखोगे कि ऐसा कोई भी क्षेत्र यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है जिसमें दोनों का एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एजुकेशन की बात करेंगे, इनोवेशन की बात करेंगे और पीपल टू पीपल टाइज की बात कर लेते हैं। तो फ्रांस, यहाँ पर फ्रांस में देखें तो भारतीय बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तकरीबन 30,000 स्टूडेंट्स, भारत के स्टूडेंट्स वहां जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। और ये एक पूरे यूरोप में देखा जाए तो पूरे यूरोप में फ्रांस एक बहुत बड़ी संख्या रखता है भारतीय विद्यार्थियों की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो जाता है हमारे भारत के विद्यार्थियों के लिए कि भैया वहां पे जाकर के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहां के कल्चर के बारे में जानेंगे, वहां के वो डेवलप नेशन है भाई साहब, तो डेवलप नेशन के हिसाब से वहां की इकोनॉमी देखेंगे, वहां का ग्रोथ लेवल देखेंगे, लाइफस्टाइल देखेंगे, तो डेफिनेटली भारत को भी यहाँ पे फायदा होगा ही, तभी तो वहां पे बच्चे जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, बोथ लीडर्स एनकरेज, ठीक है, दोनों देशों को लीडर लीडर दोनों देशों के लीडर ने एक दूसरे को एनकरेज किया कि भाई चलो भैया हम अब साथ में मिलकर काम करते हैं। इजी स्टूडेंट वीजा बनेंगे, अब ये देखो आसानी से वीजा मिल जाएंगे, या ये टेबल वो टेबल वो टेबल वो ऑफिस भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रांस का वीजा आसानी से मिल जाएगा भारतीय विद्यार्थियों को, और फ्रांस के जो विद्यार्थी हैं भारत में आके पढ़ना चाहते हैं उनको भी वीजा इजीली मिल जाएगा। उसके बाद जॉइंट डिग्री, ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएंगे कॉलेजेस में जिसमें कि रिसर्च की डिग्री और कॉलेज की डिग्री दोनों ज्वाइंट कर सके, या जैसे कि मान लीजिए कि
भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के कोई ऐसा कंबाइंड कोर्स लॉन्च कर देंगे जिसमें भारत की भी पढ़ाई होगी और फ्रांस की भी पढ़ाई होगी। तो इस तरीके के भी कोर्स लॉन्च किए जाएंगे। कोलैबोरेशन की बात की जा रही है, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने की बात की जा रही है। कहां पे? तो इंडिया और फ्रांस के यूनिवर्सिटीज में भी। जैसे कि एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आता है कि हम लोग दूसरे देश के 25-30 विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे। और ये मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, जो कि 2011-12 की बात बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। जब एट दैट टाइम मैंने कॉलेज में एंट्री लिया था, तो उस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ। तो एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ करता था कि 25 बच्चे जाया करते थे दूसरे देशों में, और वहां के 25 बच्चे यहाँ पे आया करते थे। तो वहां के बच्चे यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो सोचो कल्चर का कितना आदान प्रदान होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लेकर के आया जा रहा है फ्रांस और भारत दोनों के द्वारा, ठीक है बच्चों। अभी ट्रेड की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्रिटिकल मिनरल की बात कर लेते हैं। ट्रेड यानी कि व्यापार की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। व्यापार, ठीक है। व्यापार एक ऐसी चीज है, अगर वो डूब गया तो अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। अर्थव्यवस्था डूब जाएगी भाई साहब, तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर निवेश की बात कर लेते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स की बात कर लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारे मोबाइल में इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमारी बैटरी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात कर रहे हैं, बैटरी में इस्तेमाल होते हैं, ये सब कुछ क्लियर है पॉइंट बच्चों। तो यहाँ पे अब इन तीनों क्षेत्र के लिए दोनों देशों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया है। और किस चीज के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट किया है? ध्यान सुनिएगा। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चैन। क्रिटिकल मिनरल जो है ना, ये हर देश में नहीं मिलता है। अभी चाइना में सबसे ज्यादा मिल रहा है, चाइना में सबसे ज्यादा मिल रहा है। और अभी आप देखोगे ताइवान में सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो भैया ताइवान पर भी तो चाइना का ही कब्जा है। तो अगर ये जो हम अगर ये क्रिटिकल मिनरल आना बंद हो गया चाइना से, हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया, फिर चाइना ने हमें देना बंद कर दिया, तो डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। मोबाइल मोबाइल ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चल रहा है ना, गाड़ी ई रिक्शा वगैरह चल रहा है, सब ठप हो जाएंगे भाई साहब। तो अभी हम दोनों ने, यानी कि फ्रांस ने और भारत ने एक दूसरे के साथ साथ दिया है। कभी क्रिटिकल मिनरल के सप्लाई चैन में हम भी अब एंट्री करेंगे, यानी कि हम भी क्रिटिकल मिनरल ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एडवांस मटेरियल। एडवांस मटेरियल का मतलब क्या होता है? दो तीन मटेरियल को मिला करके जो अलॉय बना दिया जाता है, वो एडवांस मटेरियल। तो अलॉय बनाने की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा इस्तेमाल होगा, उस तरीके की टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है बच्चों, याद रखना। उसके बाद आप देखोगे इंडिया पहले ही यूरोपियन यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता कर चुका है। 26 जनवरी को उर्सुला वॉन दे लियन आए थे और एंटोनियो कोस्टा आए थे, जो कि यूरोपियन यूनियन के सबसे टॉप मोस्ट दो लीडर हैं। एक कमीशन का चेयरमैन है, यूरोपियन यूनियन कमीशन का, और एक यूरोपियन यूनियन कमेटी का चेयरमैन है ना, याद रखना। तो दोनों के साथ 27 जनवरी को, 26 जनवरी को तो परेड वगैरह हुई, 27 जनवरी को दोनों के साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया। और यूरोपियन यूनियन के साथ कितने? 27 देश पहले से ही हैं, और उसमें एक फ्रांस भी है। तो आप देखोगे यहाँ पे भारत की मजबूती बहुत ज्यादा पहले से ही बढ़ रही है, और यहाँ पे भारत फ्रांस को एक अलग से महत्व दे रहा है, ठीक है बच्चों, क्योंकि फ्रांस ने नो डाउट बहुत ज्यादा साथ दिया भारत का हमेशा से ही। तो डेफिनेटली भारत भी यहाँ पे साथ देगा फ्रांस का, ठीक है बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। अभी देखिए जैसे होता है ना कि हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं तो उस साल को डेडिकेट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, याद रखना, ठीक है बच्चों, याद रखना। इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन कहा जा रहा है। बोथ लीडर्स अनाउंस 2026 एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, यानी कि नवाचार के नवाचार का वर्ष, ठीक है। नवाचार का वर्ष, नवाचार का वर्ष दोनों देश एक दूसरे के साथ मनाएंगे, यानी कि इस साल में दोनों देश मिलकर के नई नई टेक्नोलॉजी खोजेंगे, नवाचार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो अभी आप लोग देखोगे कि इनोवेशन इनोवेशन फॉर्यूम लॉन्च किया गया है दोनों के द्वारा, यानी कि नवाचार से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह किए गए, जिसमें क्या होगा, वो फोकस किस चीज पे करेंगे? स्टार्टअप्स पे करेंगे। आपको अच्छी तरह पता है कि दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहा है भारत स्टार्टअप के मामले में, कि सबसे ज्यादा जो स्टार्टअप की बात करें तो तीसरे नंबर में भारत सबसे ज्यादा स्टार्टअप लेकर के आ रहा है। तो स्टार्टअप क्या होता है कि आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो तो हम उसको स्टार्टअप बोल देते हैं। पहले 10 साल तक के लिए हुआ करता था, 20 साल तक के लिए कर दिया गया कि 20 साल तक के लिए वो बिजनेस स्टार्टअप कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप आप लोग तीसरे नंबर पे देखोगे भारत के अंदर में, ठीक है। उसके बाद रिसर्च और डेवलपमेंट में दोनों एक दूसरे के साथ देंगे। स्टूडेंट्स की बात करेंगे, दोनों स्कॉलर्स यानी कि जो विद्वान प्रोफेसर है, रिसर्चर्स है, वो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। मेरे यहाँ के जो विद्वान होंगे फ्रांस जाएगा, फ्रांस के यहाँ के जो विद्वान होंगे हमारे यहाँ पे आएगा। यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े प्रोफेसर एक दूसरे के साथ में जाएंगे। तो ये तमाम तरीके के एक्सचेंजेस आप लोग देखोगे भारत और फ्रांस दोनों के बीच में, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, ग्लोबल एंड सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, सुरक्षा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो दोनों ने
दोनों ने कसम खा रखी है, फ्रांस और भारत ने, कि भैया हम लोग टेररिज्म को खत्म कर देंगे, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे और अंत तक लड़ते ही रह जाएंगे जब तक कि आतंकवाद को हम लोग खत्म नहीं कर लेते। इसके लिए पूरी दुनिया में जो रूल ऑफ लॉ है उसको मनवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बड़े बड़े जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें हम लोग उनको प्रेशराइज करेंगे कि भैया लॉ अलाउ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब देशों को दबा रहे हो, अमीर देश बहुत बढ़िया करे, नहीं, लॉ दोनों पूरी दुनिया में बराबर होना चाहिए। मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, यानी कि हर एक देश के पास पावर होना चाहिए, यूनिपोलर नहीं होना चाहिए। यूनिपोलर मतलब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास पावर नहीं होनी चाहिए, सभी के पास पावर होनी चाहिए। स्पोर्ट्स फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, सपोर्ट फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि एक स्थिरता की अगर हम बात करते हैं, तो इंडो पैसिफिक रीजन में आप लोग देखो कि चाइना की नजर बड़ी रहती है भाई साहब, है ना। तो चाइना के रीजन एक रीयूनियन आइलैंड है। यहाँ पे आप देखना, फ्रांस का एक रीयूनियन आइलैंड है, रीयूनियन आइलैंड है, ये भी इंडो पैसिफिक रीजन में ही पड़ता है। तो फ्रांस इसको भी बचाना चाहता है, और भारत का तो इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में ऑलरेडी है, और चाइना यहाँ पे दबदबा करना चाहता है। तो फ्रांस और जापान ने, फ्रांस और भारत ने एक दूसरे के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया, इंडो पैसिफिक रीजन में एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे, यानी कि नेवी एक्सरसाइज करेंगे, समुद्री रक्षा की बात करेंगे, ठीक है। वेस्ट एशिया में भी सेम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले हैं। यूक्रेन का जो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो, है रशिया यूक्रेन का, तो वहां पे शांति स्थापित करने की दोनों बात करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा एफर्ट देंगे। देखिए, एक देश अगर कुछ कहता है ना, तो उसके वजन को, एक कोई आदमी कहता है या कोई भी देश कहता है, तो उसका वजन बहुत ही कम हो जाता है ना। लेकिन वही चीज दो या तीन लोग करें तो उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यूक्रेन की बात पर भी दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए ओवरऑल यहाँ पे बेनिफिट क्या रहने वाला है, ठीक है बच्चों। इंडिया के लिए ओवरऑल बेनिफिट यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है। ब्लर हो रहा था क्या ये? अच्छा, थोड़ी देर के लिए आगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो डिफेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिफेंस में इंडिजनाइजेशन हो रहा है हमारे यहाँ पे। जैसा इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या होता है, भारतीयता, है ना, कि बना तो चीजें रहे हम, चाहे हैमर मिसाइल बना रहे हो या फिर राफेल बना रहे हो, हम लोग डील तो कर रहे हैं फ्रांस के साथ, लेकिन भाई उत्पादन तो भारत में हो रहा है, तो भारतीयता काफी ज्यादा बढ़ रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है भारत में, और ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन यूरोप में भारत का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहले ही हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, और उसके बाद फ्रांस अलग से ही सपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जॉब्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, यानी कि बहुत ज्यादा लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन बढ़ाया जाएगा भारत के अंदर में, जिससे कि बहुत ज्यादा यहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये आज का लेक्चर था, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, और हाँ, जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।